हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के वीडियो लेक्चर 4 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे। धातु की प्राप्ति के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके छोटे छोटे डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है खनिज, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि खनिज किससे कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित यानी जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो उपस्थित होते हैं कौन तत्वों और यौगिक, उसे हम खनिज कहते हैं। इसी प्रकार से अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उन्हें निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी धातु जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उन धातुओं को यानी जो खनिज निकाले जाते हैं, उन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे ही निकालना लाभकारी होता है। उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहते हैं। अब गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी, कण आदि कई अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। उसे बोलेंगे गैंग। यानी जो हम पृथ्वी से प्राकृतिक धातु प्राप्ति के चरण, धातु प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। पहला होता है अयस्कों का समृद्धीकरण, दूसरा होता है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा होता है धातुओं का परिष्करण। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि धातुओं का या अयस्कों का समृद्धीकरण, तो यहाँ पर अयस्क और गैंग दोनों होते हैं, उनको हटाना यानी उनमें से अशुद्धियों को हटाना, इसमें से अशुद्धियों को हटाना। और ये जो होता है धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के निष्कर्षण में हम ये देते हैं कि अयस्क में से धातुओं को अलग किया जाना। अयस्क में से जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों में से धातुओं को अलग किया जाना। और तीसरा जो होता है उसमें से हम देखते हैं जो धातु होते हैं, उन धातुओं वो शुद्ध नहीं होते हैं, तो उन धातुओं में से शुद्ध धातु को प्राप्त करना, ये धातुओं के परिष्करण में किया जाता है। और इसमें से ये जो होता है धातुओं का निष्कर्षण जो होता है, तो वहाँ पर अयस्क में से जो अयस्क होते हैं हमारे, उन अयस्क में से धातुओं को अलग करना। यानी कितने स्टेप से हम गुजरे? 3 स्टेप। सबसे पहले क्या थे? जो हमारे अयस्क है, उन अयस्क में गैंग उपस्थित होते हैं, यानी जो अशुद्धियाँ उपस्थित होती है, उन अशुद्धियों को हटाना। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप जो होती है धातुओं का निष्कर्षण। मीन्स ये होता है कि जो हमारे पास अयस्क है, उन अयस्क में से धातु को प्राप्त करना। फिर तीसरी स्टेप जो होती है, जो हमने धातु प्राप्त किया वह धातु शुद्ध नहीं होता है, तो वहाँ से शुद्ध धातु को प्राप्त करना। ये तीसरी स्टेप में हम देखते हैं। अयस्कों का समृद्धीकरण
अनेक विधियों द्वारा किया जा सकता है। जैसे जो हमारे पास अयस्क है, अयस्क का समृद्धिकरण अनेक विधियों द्वारा किया जा सकता है। तो उसमें क्या क्या होता है, अयस्क और गैंग होते हैं। तो इनमें से इनको, इसका अर्थ हमने पढ़ा कि अशुद्धियों को हटाना। तो अयस्कों का समृद्धिकरण जो किया जाता है वो अनेक विधियों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे पानी से साफ करके, अब हम देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण में क्या होता है, जो हमारे पास अशुद्धियाँ आई थी उन अशुद्धियों को हटाने का हम समृद्धिकरण में कर लिया। अब धातुओं के निष्कर्षण में हम देखेंगे कि जो अयस्क है उन अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये जो होते हैं, जो एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। अब ये जो होते हैं सबसे, अब इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील धातु और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, यानी सबसे अधिक, मध्यम और कम। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को ऊपर रखा गया है। तो इन धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमें विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होते हैं, और जो हमारे कम अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम धातुओं के निष्कर्षण में देखेंगे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को। तो कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो होती है तो उसमें हम देखते हैं ये जो धातुएं होती है वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। अब यह धातुएं जो होती है यह अनअभिक्रिय होती है। तो कम अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं, जैसे हमारे पास Au, Ag, Hg, Cu, ये कम अभिक्रियाशील धातु है। यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास जो Hg है यानी मरकरी है, मरकरी का निष्कर्षण किया जाता है तो ये सिनेबार के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ये कि AgS यानी मरकरी सल्फाइड के रूप में होता है, तो इससे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा जो होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे HgO यानी ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यहाँ पे इस रूप में हमें ये देखने को मिलता है, यानी ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। फिर किसी भी वो जो धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उन धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करना हमारे लिए आसान होता है। तो अब हम इससे 2HgO है, इससे हम फिर इसे गर्म करेंगे तो ये हमारे पास Hg यानी मरकरी जो है अलग हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? O2। ये मरकरी का एग्जाम्पल हमने देखा। सबसे पहले सल्फाइड के रूप में था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो वो मरकरी ऑक्साइड बना,
उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और फिर इसे हम देखते हैं जो मरकरी ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इस मरकरी ऑक्साइड को हम फिर से हीट देते हैं तो हमारा मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर सल्फाइड से कॉपर प्राप्त करना। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ से CuS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से हमें Cu2O ऑक्साइड और SO2 प्राप्त होता है। ये हमें इस रूप में देखने को मिलता है। फिर इसी प्रकार से हम ये ऑक्साइड के रूप में, कॉपर ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ तो कॉपर ऑक्साइड को US से क्रिया करवाते हैं तो हमें ये यहाँ पे वापस CuS से क्रिया करता है तो यह 6CO प्लस 2SO2 के रूप में हमें यहाँ पे शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। यानी ऑक्साइड से हमें धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना सरल। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अब यहाँ पर मध्यम अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं तो यह धातु जो होते हैं वह न तो ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया करते हैं और न ही ज़्यादा धीरे, यानी मध्यम बीच में। अब यह धातु जो होते हैं यह धातु या तो सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में उपस्थित होता है। यानी यह जो धातु होती है, यह धातु जो होते हैं सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में उपस्थित होते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं पाए जाते हैं। इन धातुओं को सल्फाइडों से ऑक्साइडों से प्राप्त करना आसान होता है। यानी ये जो धातु होती है इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। सल्फाइड अयस्क धातु का निष्कर्षण। से धातु का निष्कर्षण। जो हमारे सल्फाइड अयस्क होते हैं उन सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण जब किया जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या किया जाता है। तो सबसे पहले फर्जन यानी जो फर्जन की प्रक्रिया होती है तो सल्फाइड अयस्क को
अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। यानी तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। क्या किया जाता है, जो हमारे पास जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उन सल्फाइड अयस्कों को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर यह क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो अब देखते हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो जैसे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कौन कौन से होते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जिंक, आयरन, etc। इस प्रकार ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है, अब इन धातुओं को जब अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड यानी सल्फाइड के रूप में है। इसको अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बोला गया है, ये गर्म किया जा रहा है, तो क्या होगा, ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है, जिंक ऑक्साइड में। और यहाँ से हमारा SO2 बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से अब जिंक ऑक्साइड से हम इसको आसानी से शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब देखेंगे कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण। तो कार्बोनेट अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए हम यहाँ पर एक विधि का प्रयोग करते हैं, वो होते हैं निस्तापन। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में अनुपस्थित में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, तो हम मध्यम अभिक्रियाशील धातु की बात कर रहे हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हम सीमित मात्रा में गर्म करेंगे तो यह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और CO2 बाहर निकलेगी। यानी
इसमें परिवर्तित हो जाता है। यह हमारा जिंक कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप, इसको मैंने याद रखेंगे, अधिक ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राप्त होते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन किस प्रकार से किया जाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन, यानी जो धातु ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो वहाँ से अपचयन, अपचयन का मतलब होता है अपचयन, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को हटाना। यह हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन को हटाना। अपचयन के लिए, अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का किया जाता है, जैसे कार्बन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अपचायकों का मतलब होता है ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचना, यानी अपचायकों का मतलब, अपचायक का मतलब होता है ऑक्सीजन को अपनी ओर खींचना। जैसे यहाँ पर हम जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में अगर अपचायक के रूप में हम कार्बन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास जिंक और ये CO, यानी हमारा जिंक जो धातु था वो अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये जो कार्बन था वो इस ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, अधिक अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण। जैसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारी अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण
अपचयन नहीं किया जा सकता है। अपचयन नहीं किया जा सकता है। इन धातु को विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी यह जो हमारे पास धातु है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी धातु जो होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इन धातुओं को हम अपचयन द्वारा प्राप्त के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है इसमें हम की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो सोडियम क्लोराइड होता है एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होने के कारण ये एकदम मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पे जो हमारे पास कैथोड है, कैथोड की ओर हमारा सोडियम जो होता है एक इस पे निक्षेपित होने लगता है, इस रोड पे निक्षेपित होने लगता है, और जो हमारा क्लोरीन होता है वह यहाँ पे एक गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, गैस के रूप में बाहर निकलता है। इस तरह से हम यहाँ से भी ये शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा था सोडियम धातु को हमने यहाँ पे प्राप्त किया, तो यहाँ पर जो कैथोड पर हमने क्या पाया, धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर। यानी यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया हुई वो हम इसके हेल्प से देख सकते हैं। ये जो था धातु, जो हमारे पास धातु है वो कहाँ पे आया, कैथोड पे, और एनोड पे गैस बाहर। धातुओं का परिष्करण, अब यह हमारे पास लास्ट चरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे धातुओं के अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे उपयोगी विधि हमारे पास जो है वो कौन सी होती है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको एक डायग्राफ की हेल्प से समझते हैं। यह हमारा कैथोड है और ये वाले जो है वो एनोड है। अब यहाँ पे ये कैथोड और एनोड की बात करते हैं, तो ये जो होता है हमारा प्लस और ये होता है नेगेटिव। अब इसमें से तारा है कि जैसे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो मोटी रोड है, इस रोड से ये वाला जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें से अशुद्ध धातु है वो इसके अंदर खुलने लगेगा। फिर और आगे क्या होगा उसको हम और देखते हैं। उसी समय जैसे हमने एक चित्र बनाया है, एक कैथोड है एक एनोड है। अब जब जो धातुओं के अपद्रव्य को हटाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जब इस एनोड में से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो अपद्रव्य जो होते हैं वो इसके अंदर खुलने लगते हैं। जैसे ही इसके अंदर खुलेंगे, जितनी मात्रा में खुलेंगे, उसी समय इस कैथोड पर जो हमारे
कॉपर है, शुद्ध धातु है, यानी जो हमारे जो ये अशुद्ध था इधर से इधर की ओर इस तरफ यानी एनोड से कैथोड पर निक्षेपित होने लगती है। कहाँ से? एनोड से। तो उतनी ही जो और ये शुद्ध धातु इधर की ओर शिफ्ट होती है तो उतनी ही मात्रा में जितनी अशुद्धियाँ होती है वो इसकी तली पर यानी एनोड की तली पर इकट्ठी होते जाती है। तो इस विधि के माध्यम से हम धातुओं का परिष्करण करते हैं। यहीं पे रुकते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हमारा ये जो था ये वाली रोड जो थी वह पहले मोटी थी, बाद में ये पतली हो जाती है। ये वाली रोड बाद में पतली हो जाती है और ये रोड थोड़ी मोटी हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो आपका कॉपर है वो कॉपर इधर की ओर शिफ्ट होता है, इस रोड पे निक्षेपित होता है। और यहाँ पर भी जो अशुद्ध धातु होते हैं वो इसकी तली में निक्षेपित होते हैं। थैंक यू।